Hello students, welcome to my class of BA second year DSC 2. Papers code is HIST 121. I am Shivendra Srivastav, Assistant Professor of History at Government Degree College Sukhbhatoli, District Kangra, Himachal Pradesh. The topic of today's lecture is Inland Trade, Maritime Trade and the Guild System in Early Medieval India. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस हम व्याख्यान में हम प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष पर बात करेंगे। अंतर क्षेत्रीय व्यापार, समुद्री व्यापार और व्यापारिक श्रेणी व्यवस्था। जो प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, जिसको हम मानते हैं 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, यानी 600 सेंचुरी से लेकर 1200 सेंचुरी तक, इस दौरान जो भी ये अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो रहा था, समुद्री व्यापार हो रहा था, मैरीटाइम ट्रेड और गिल्ड सिस्टम पर भी बात करेंगे जो इसको फैसिलिटेट कर रहे थे। तो द टर्म अर्ली मेडिवल डिनोट्स अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन एंशिएंट एंड मेडिवल। तो ये एक संक्रांति का काल है प्राचीन इतिहास के बीच में और मध्यकालीन इतिहास के बीच में। इस काल को लेके एक लंबे समय तक एक अवधारणा बनी रही, जिसके प्रतिपादक मुख्यतः प्रोफेसर आर.एस. शर्मा हैं। इस काल के बारे में उन्होंने एक आर्थिक पतन का काल, संकट का काल या अवनति का युग, पीरियड ऑफ डिकेडेंस या पीरियड ऑफ डिक्लाइन का टाइम माना या इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का टाइम माना प्रोफेसर आर.एस. शर्मा ने। शुरू के दौरान में हिस्टोरियोग्राफी में यही एक अवधारणा थी अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में। तो इन्होंने इस पीरियड को फ्यूडल मॉडल के तहत देखा। तो आर.एस. शर्मा ने इस जमाने के बारे में इंडियन फ्यूडल मॉडल के तहत इसको देखा और इस कालखंड के बारे में उन्होंने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड खत्म हो गया था या ना बराबर था, नगरों का पतन हो रहा था, मनी इकोनॉमी में कमी आई थी और विलेज सेल्फ सफिशिएंट हो रहे थे। ट्रेड नहीं हो रहा था तो विलेज सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो ये मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसमें एक गांव क्लोज्ड इकोनॉमी थी, सेल्फ सफिशिएंट विलेज थे, अपनी जरूरत की सारी चीजें उगा रहे थे, व्यापार में कमी आई, सिक्कों में कमी आई। तो इस तरह का मॉडल प्रोफेसर आर.एस. शर्मा ने प्रतिपादित किया। पर इसके इतर 1980s के पास तक आते आते प्रोफेसर बी.डी. चट्टोपाध्याय, हरमन कुल के और रणवीर चक्रवर्ती जैसे अनेक इतिहासकारों ने इस कालखंड के बारे में एक नई व्याख्या दी, जो इस पुरानी व्याख्या को खंडित कर रही थी और एक अल्टरनेट एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ हिस्टोरियोग्राफी में, जो एक नई बात कह रहे थे। जो आर.एस. शर्मा कह रहे थे कि ब्रह्मदेया लैंड दिए गए बड़े पैमाने पे गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल के बाद उत्तर काल में, उससे हुआ क्या कि जो राजा की शक्ति का कमजोर होती गई और डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ। क्योंकि राजा जब लैंड ग्रांट किसी को देते थे तो उन इलाकों में डोनीज के पास कुछ फिस्कल राइट यानी टैक्स वसूलने के राइट, कुछ लीगल राइट्स मिल जाते थे। तो इससे राजा की शक्ति में कमी आई। पर इसके बदले प्रोफेसर बी.डी. चट्टोपाध्याय ने कहा, इसको इंटीग्रेटेड मॉडल के तहत देखा हरमन कुल के वगैरह ने, और ये बताया कि जब कभी डोनीज को जो लैंड दिए जाते थे वो यूजुअली वर्जिन लैंड या अनकल्टिवेटेड लैंड, जहाँ पे कभी खेती नहीं हुई, अनटच्ड लैंड थे, जंगल लैंड से, वहां पे दिए जाते थे। और इसके तहत जब ब्राह्मण या अधिकारी वहां जाते थे, या ब्रह्मदेया लैंड यानी ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था भूमि, उनकी सेवा के बदले या उनके काम के बदले, तो जब वहां जाते थे तो वहां पे उनको धर्म सिखाते थे, साथ साथ मौसम की जानकारी लेके जाते थे, कृषि की जानकारी लेके जाते थे और उन इलाकों में भी खेती शुरू करवाते थे। इस तरह से वहां के जो जनजातीय लोग थे जंगल के, वो उनका पीजेंटाइजेशन हुआ, यानी वो कृषक में बदल गए, तो खेती बढ़ गई और पीजेंटाइजेशन हुआ। इवन वो भी कास्ट सिस्टम के अंतर्गत आ गए। बहुत सारे केसेस में शूद्र बन गए या अति शूद्र बन गए। तो इस तरह से बी.डी. चट्टोपाध्याय कह रहे हैं कि ये जो काल है पूर्व मध्यकाल, इस दौरान स्टेट और सोसाइटी का एक्सपेंशन हो रहा है। आप पहली बार देखेंगे भारतीय महाद्वीप में बहुत सारे इलाकों में जहां पहले कभी राज्य नहीं होता था, वहां पे स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेट का प्रोलिफरेशन हो रहा है, यानी बहुत सारे राज्य अस्तित्व में आ रहे हैं और नए नए राज्यों का की निर्माण हो रहा है। तो ये जो पूर्व मध्यकाल है, ये
आप देखेंगे बहुत सारे राजवंश, क्षेत्रीय शक्तिशाली राजवंश हैं, जैसे पाल, प्रतिहार, गुर्जर, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, चालुक्य, चौहान, इस तरह से अनेक शक्तिशाली राज्य हैं। ये आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं राजनीतिक रूप से, पर साथ साथ इन राजाओं ने बड़े पैमाने पे कृषि को प्रोत्साहन दिया, वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया, व्यापार को प्रोत्साहन दिया और हैंडीक्राफ्ट्स और कलाओं को भी प्रोत्साहन दिया। तो प्रोफेसर बी डी चट्टोपाध्याय ये भी कहते हैं कि जरूर उस जमाने में कुछ नगरों का पतन हमें देखने को मिलता है, पर बहुत सारे नए पुराने नगर अभी भी अस्तित्व में हैं और बहुत सारे नए नगरों का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे जो बंदरगाह हैं या और नगर हैं उनका विस्तार हो रहा है। तो इन्होंने इस कालखंड के लिए थर्ड अर्बनाइजेशन की बात करी, तृतीय अर्बन नगरीकरण। पहला नगरीकरण तो आपने देखा हड़प्पा के ज़माने में, दोबारा नगरीकरण आपने देखा महाजनपदों के टाइम में, अब जो नगरीकरण हो रहा है देश में ये तीसरी बार हो रहा है। तो उन्होंने ये बातें कही। तो ये टाइम जो है बदलती परिस्थिति में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था, बजाय इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का टाइम हो। तो इसमें एक महत्वपूर्ण रिसर्च है जॉन एस डेल की इस संदर्भ में। वो ये कहते हैं कि जरूर इस जमाने में कॉइन्स में नंबर ऑफ कॉइन्स, जो टाइप्स ऑफ कॉइन्स में कमी आई हो, पर नंबर्स में कमी नहीं आई। ना ही ये कोई काल इकोनॉमिक क्राइसिस का काल है, कोई आर्थिक संकट का काल नहीं ऐसा था पाया गया, ना ही राजा कोई आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, बल्कि ये जमाना आप देखेंगे सिक्के हैं पूरा। और डेल ने पाया कि 1000 सेंचुरी तक आते आते कुछ नॉर्थ इंडिया में चांदी की कमी थी। चांदी बाहर से आता था आयात में, तो अफगानिस्तान वगैरह से चांदी की कमी देखने को मिलती है, इसलिए पॉसिबली राजाओं ने सिक्कों की गुणवत्ता में कमी लाई। तो ये पीरियड को कहीं से भी उन्होंने प्रूफ किया है, कहीं से भी इकोनॉमिक क्राइसिस का टाइम नहीं था। तो हमें ये देखना महत्वपूर्ण है कि इस जमाने में आप देखेंगे वेनिसॉन्ग के रिकॉर्ड से हमें मालूम चलता है कि कुछ पुराने नगर जरूर, जैसे कौशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली, कपिलवस्तु अपने पतन की ओर उन्मुख थे, पर फिर भी कुछ पुराने और नगर जैसे थानेश्वर, वाराणसी, कन्नौज अभी भी अपने समृद्धि में थे और विस्तार कर रहे थे और नए नगर अस्तित्व में आ रहे थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे कृषि का विस्तार हो रहा है, इसी जमाने में आप देखेंगे बड़े पैमाने पे सिंचाई व्यवस्था की भी व्यवस्था हो रही है। राजाओं ने बड़े पैमाने पे प्रोत्साहन दिया कृषि को और बहुत सारे लैंड ग्रांट मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमें, अभिलेख, जिनमें कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे चोल राजाओं ने जंगल लैंड्स में भी बहुत सारे दान दिए और इस पॉलिसी को प्रमोट किया कि जंगलों को साफ करके कटाई करके वहाँ पे खेती को बढ़ाया जाए। तो आप देखेंगे एग्रेरियन मार्जिन्स एक्सपैंड कर रहे हैं, खेत लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ जंगल लैंड, और कृषि का लगातार विस्तार हो रहा है। इसी टाइम इरिगेशन फैसिलिटीज भी आ रही है। अब 10वीं शताब्दी तक आते आते जो अरघट्टा है, जिसे हम बाद में पर्शियन व्हील कह रहे हैं, ये भी साउथ इंडिया पहुंच चुका है और आर्टिफिशियल इरिगेशन के मेथड्स आ चुके हैं खेती के लिए। राजाओं ने बहुत सारे बावली, कुएं, नहरें बनवाई, जैसे राजेंद्र चोल ने चोलगंग सागर तालाब बनवाया, नहरें खुदवाई। इसी प्रारंभिक मध्यकाल में आप देखेंगे जैसे गुजरात, उत्तरी गुजरात है, सौराष्ट्र है, कच्छ है, राजस्थान के इलाके हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, सूखे इलाके हैं, वहाँ पे भी खेती हो रही है और वहाँ पे भी इरिगेशन फैसिलिटीज पहुँच रही हैं। और इसी इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से जो सिंचाई की व्यवस्था है, इस वजह से हम पहली बार देख रहे हैं साल में डबल क्रॉपिंग, दो फसलें उगाई जा रही हैं इसी के कारण। और इसी इरिगेशन फैसिलिटीज के कारण आप देखेंगे कि कैश क्रॉप्स का भी उत्पादन हो रहा है। जो रकम वाली, जो पैसे वाली की फसलें हैं, जैसे कि गन्ना, कपास, इंडिगो, नील या अफीम, इनकी भी खेती हो रही है इस देश में। और आप देखेंगे चालुक्यों के अभिलेखों से मालूम चलता है कि उनके पास इरिगेशन डिपार्टमेंट भी था, तो इस तरह से वो इरिगेशन को लगातार प्रमोट कर रहे थे और भारत का व्यापार, कृषि बढ़ती जा रही थी। जब किसान अब अपनी ज़रूरत से बहुत अधिक उगाने लगा
गुप्त काल, उसके गुप्तोत्तर काल तक आते आते तो एक होता है सबसिस्टेंस जो किसान अपनी जरूरत के लिए उगाता है, एक होता है सरप्लस जो एक्स्ट्रा उगाता है अपनी जरूरत से ऊपर किसान। तो ये जो सरप्लस है ये मार्केट में जा रहा है और व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। तो यही सरप्लस मार्केट में बेचा जा रहा है, यही सरप्लस बाद में नगरों को भी सपोर्ट करता है। नगरों में कोई खेती तो करता नहीं, अनाज उगाता नहीं, वो लोग भी गाँव पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यही जो सरप्लस है, क्योंकि जो किसान बैठा है जो अनाज उगा रहा है, यही अधिशेष, कृषि अधिशेष मार्केट तक जाता है और मार्केट से ये बड़ी मार्केट में और बड़े शहरों में जाता है और यही अधिशेष नगरों के निर्माण में मदद करता है। तो आप देख रहे हैं कि कृषि अधिशेष तैयार हो रहा है, ज्यादा खेती हो रही है, कृषि अधिशेष तैयार हो रहा है एक्स्ट्रा, और वो लोकल मार्केट में जाके बेचा जा रहा है। जिसके बाद आप देखेंगे कि एक हायरार्की दिख रही है आपको कि गांव-गांव में विलेज हाट होते थे, जो साप्ताहिक मार्केट हुआ करते थे, वीकली मार्केट्स। ये साप्ताहिक मार्केट किसानों को और छोटे व्यापारियों को आपस में कनेक्ट करते थे। तो छोटे व्यापारी इनसे अनाज, गेहूं, फल, सब्जी खरीदते थे और उसको ले जाकर के बड़ी मार्केट यानी मंडापिकाओं में बेचा करते थे। फिर वहां से कनेक्ट होकर के ये नगरों में जाता था, जैसे उज्जैन, कांचीपुरम, बड़े बड़े नगरों को जाएगा और वहां से और बड़े नगरों से जाकर के बंदरगाहों से ये मैरीटाइम ट्रेड में ये इसका एक्सपोर्ट भी होता था इन फसलों का। अभी एक और बात महत्वपूर्ण है कहना यहाँ पे कि मंदिर भी बहुत अहम रोल अदा कर रहे थे इस आर्थिक गतिविधियों में। मंदिर सिर्फ और सिर्फ उपासना और पूजा का केंद्र नहीं थे, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हब हुआ करते थे। मंदिरों को बड़े पैमाने पे राजाओं से, सामंतों से, व्यापारियों से, अमीर लोगों से दान दक्षिणाएं आती थी, जिसमें लैंड ग्रांट्स होते थे, भूदान या विलेज ग्रांट्स गांव दान में मिलते थे, या फिर सोने चांदी आभूषण मिलते थे, फसलें अनाज मिलता था, या फिर पशु मिलते थे बड़ी मात्रा में। तो वो डोनेशंस जो आते थे वो वहाँ की ट्रेजरी में जमा होते थे, इकट्ठा होते थे। फिर बैंक इनको ऐसा ऋण भी दिया करते थे, मंदिर इनको बैंकों की तरह ऋण दिया करते थे जिनको जरूरत होती थी, फंडिंग करते थे और उनके आसपास मार्केट भी लगती थी। आप देखेंगे ये जो लंबे बड़े पैमाने में जो डोनेशंस मंदिर को आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है। प्रीस्टली क्लास से लेकर सफाई कर्मी तक वहाँ पे बहुत सारा बड़ा स्टाफ होता था मंदिरों का। उदाहरण के तौर पे बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में जो चोल राजाओं ने बनवाया, उसमें 600 एम्प्लॉई थे। उसमें ब्राह्मण थे, उसमें नर्तिकाएं थी, उनके गुरु थे, शिक्षक हुआ करते थे, ढोल बजाने वाले म्यूजिशियंस होते थे, अकाउंटेंट्स होते थे, दर्जी होते थे। उन सब में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती थी, उन सबको रोजगार मिलता था वहाँ मंदिरों में। उसके बाद ये बैंकों का भी काम करते थे मंदिर और ऋण भी देते थे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करते थे। आप देखेंगे इन्हीं मंदिर जो थे ये गढ़ बन गए थे, केंद्र बन गए थे, मेले लग रहे हैं वहाँ पे, बाजार लग रही हैं और एक टेम्पल इकोनॉमी इस तरह से चल पड़ती थी। तो हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पे राजे, महाराजे, सामंत और अधिकारी लोग इन मंदिरों को सपोर्ट कर रहे हैं, जमीनें दी जा रही हैं, खेत दिए जा रहे हैं या गांव दान में दिए जा रहे हैं। मंदिर उन इलाकों में भी खेती करवाते थे, अपनी खेती भी करवाते थे मंदिर। तो इस तरह से पूरी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मंदिर खुल के हिस्सा ले रहे हैं। इंस्क्रिप्शन से हमें मालूम चलता है पल्लव राजाओं के 117 इंस्क्रिप्शन मिलते हैं अभिलेख, जिनमें से 53 अभिलेख सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को दान से संबंधित हैं। तो इस तरह से मंदिर आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन गए थे। अभी हम बात करते हैं अंतर क्षेत्रीय व्यापार की। तो जब ये व्यापार हो रहा था बड़े पैमाने पे, तो आप देखेंगे कि जो हर इलाके में जो खेती हो रही थी, अपने अपने मामले में रीजनल स्पेसिफिकली वो मजबूत हो रहे थे। हर एक भारत का जो विविधता है, भारत में हर एक इलाका अपने अपने आप में महत्वपूर्ण हो रहा था, सशक्त हो रहा था अपने अपनी फसलों में। एक रीजनल स्पेशलाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे भारत की जो डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, उसके तहत आप देखेंगे भारत के अनेक इलाकों में कोई ना कोई फसल महत्वपूर्ण उगाई जा रही है। जैसे बंगाल का जो क्षेत्र है वह चावल के लिए प्रसिद्ध है,
तो वहाँ से चावल का उत्पादन हो रहा है और अंतर्देशीय व्यापार में उसका अहम योगदान है। ऐसे ही गुजरात जो है वो या कोरोमंडल तट वो कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए कपास उगाया जा रहा है गुजरात में और उसका व्यापार हो रहा है देश में, इनलैंड ट्रेड हो रहा है। ऐसे ही सेंट्रल इंडिया में आप देखेंगे लकड़ी, लैक, हनी, शहद के लिए फेमस है और ऐसे मालाबार कोस्ट अपने स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए फेमस है। तो ये जो रीजन के अपनी अपनी जो चीज़ें हैं जिनमें उन्होंने अच्छी खेती की, ये ट्रेड को ज़रूरी बना रहे थे कि आपस में आदान प्रदान हो। तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार से आशय है यहाँ पे कि भारत के विभिन्न इलाकों के बीच में जो कमोडिटीज का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये है अंतर क्षेत्रीय व्यापार। तो आप देख सकते हैं भारत के विभिन्न इलाके अपने आप में, क्योंकि अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा उगा रहे हैं, तो वो दूसरे डिस्टेंट मार्केट के लिए भी वो अनाज तैयार कर रहे हैं या सामान तैयार कर रहे हैं। अब हमें देखना महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि हमारा जो ये व्यापार हो रहा है अंतर क्षेत्रीय व्यापार, ये दिखता कैसा है या ये चलता कैसे है। तो आप देखेंगे जो पुराने राजमार्ग हुआ करते थे प्राचीन काल में, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, वो अभी भी सुचारू रूप से चल रहे थे। तो उत्तरापथ जो था ये तक्षशिला, उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला को गंगा घाटी से होते हुए ताम्रलिप्ति, बंगाल में ताम्रलिप्ति तक जोड़ता था। और ऐसे ही आपका एक दक्षिणापथ था जो उत्तर भारत को दक्कन और दक्षिण भारत से जोड़ता था। ऐसे ही और व्यापारिक मार्ग हैं जो जैसे कन्नौज से अनिलवाड़ा तक एक मार्ग है जो अरावली के दक्षिण से होते हुए ये गुजरता है और इस बड़े इलाके को कवर करता है। ऐसे ही अनेक व्यापारिक मार्ग हैं इस जमाने में जो इस पूरे अंतर क्षेत्रीय व्यापार को सुचारू रूप से ढंग से चलाने में महत्वपूर्ण है। यहाँ पे नदियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियाँ भी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ भी जैसे भी इस अंतर क्षेत्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रही हैं। जैसे जो पानी में, नदियों में व्यापार करना, भारी सामान को ले जाना सुविधाजनक है और सस्ता है। जैसे बरसात में जमीनी मार्ग बंद हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो ये नदियों के मार्ग से आसान था और सस्ता था चलाना। तो इस अंतर क्षेत्रीय व्यापार में आप देखेंगे कि डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस आसानी से कनेक्टेड हैं और वहाँ पे व्यापार चल रहा है। हमारे देश के जो पश्चिमी तट हैं ये फेमस थे काली मिर्च, अदरक, इलायची, सुपारी के लिए। ऐसे ही जो दक्कन के पठार हैं हमारे, ये कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे और यहाँ से कपास का व्यापार होता था देश में। ऐसे ही कोरोमंडल तट जो हमारा है, वहाँ से सैंडलवुड का व्यापार हो रहा है और उसकी बाहर बहुत डिमांड थी पर्शियन मार्केट्स में। ऐसे ही क्विलोन से नील उगाई जा रही है। क्विलोन यहाँ पे केरल में जो बंदरगाह है, यहाँ से नील बाहर भेजी जा रही है। तो इस तरह से हमारे देश से दूसरे देशों में, दूसरे क्षेत्रों में व्यापार हो रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ समुद्री व्यापार की। जो समुद्री व्यापार है ये भारत इसमें व्यापक तौर पे हिस्सा ले रहा है। जो वर्ल्ड ओशियनिक ट्रेड है इंडियन ओशियन में, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं कि इंडिया इतने सक्रिय रूप से क्यों हिस्सा ले पा रहा है। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत की जो पोजीशन है, ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो हिंद महासागर के मध्य में है, हिंद महासागर के बीच में है। दूसरा कारण है कि भारत के पास बहुत बड़ा कोस्टल लाइन है, कोस्टल एरियाज हैं बहुत बड़े, यानी भारत के पास बहुत बड़े तटीय क्षेत्र हैं जहां से व्यापार संभव है। जो इन मेनलैंड से जो भी अनाज या सामान, कमोडिटीज, प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, वो आसानी से बंदरगाहों के माध्यम से दूसरे देशों को व्यापार में भेजे जाते हैं। तो जो मैरीटाइम ट्रेड है इसकी हिस्ट्री कोई नई नहीं है जो पूर्व मध्य काल में हम देख रहे हैं। ये तो प्रोटो हिस्टोरिक टाइम से, यानी कि हड़प्पा टाइम से भी हमको देखने को मिल रहा है कि भारत उस टाइम में भी व्यापार कर रहा था अन्य देशों के साथ या अन्य सभ्यताओं के साथ। जो उस समय तत्कालीन सभ्यताएं थी उनके साथ भी उसका लगातार संबंध था, व्यापारिक संबंध। तो इस तरह से ये दूसरा कारण है कि भारत के पास बहुत बड़ा तटीय क्षेत्र है। तीसरा कारण है मानसून की हवाएं। फर्स्ट मिलेनियम तक आते आते हिप्पोलस ने फिर ये हवाओं की जब खोज हो गई और भारतीय और अरबी व्यापारी बहुत अच्छे से इन हवाओं के डायरेक्शंस को समझते थे और टाइमिंग को समझते थे,
तो जब साउथ वेस्ट मानसून आता है हमारे देश में जून में, तो जब जून में ये हवाएं आती हैं तो अरब व्यापारी इन्हीं के सहारे अरब से भारत आते थे साउथ वेस्ट मानसून के साथ मास्ट वाली शिप में। उसके बाद भारत में रुकते थे। जून के बाद इनकी कॉलोनीज होती थी, व्यापार करते थे, और जब यही मानसून जब रिट्रीट करता था नवंबर तक आते जाते, दिसंबर तक आते जाते, तो वो यहाँ से लौट जाते थे व्यापार करके। ऐसे ही भारतीय व्यापारी भी इसका विपरीत करते थे। वो जब हवाएं जब लौटती थी तब जाते थे और बाद में लौट आते थे जब हवाओं के साथ। तो इस तरह से इस व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला। जिस जमाने में मैकेनाइज्ड बोट्स नहीं थी, स्टीम इंजन नहीं थे, उस जमाने में भी ये मैरीटाइम ट्रेड बड़े पैमाने पे भारत हिस्सा ले रहा था। तो भारत इस जमाने में यानी पूर्व मध्यकाल में व्यापार कर रहा है अफ्रीका के साथ, एशिया के देशों के साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार कर रहा है। एशिया की बाजारों में भारतीय सामानों की मांग है, और यूरोप के पाश्चात्य देशों के साथ व्यापार कर रहा है इस समय। और जो भारत में उत्पादित हो रहा है वो उसकी डिमांड इन देशों की मार्केट में है। तो हमें ये देखना इम्पोर्टेंट है कि कौन से वो बंदरगाह हैं जहां से ये समुद्री व्यापार हो रहा है। तो आप देखेंगे राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग भरूच गुजरात में, खंभात, थाने, सोपारा, क्विलोन या कोल्लम, फिर आप चले आएंगे जब आप पूर्वी तट पे तो नागापट्टनम और कावेरीपट्टनम जो चोल राजाओं के संरक्षण में ये पोर्ट फ्लरिश किए। ऐसे ममल्लापुरम जो पल्लव राजाओं के ज़माने में फ्लरिश करते हैं, और ताम्रलिप्ति बंगाल में। तो इस तरह से ये बंदरगाह हैं जहाँ से हमारा व्यापार अन्य देशों के साथ हो रहा है। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन सी कमोडिटीज़ हैं जिनका हम लगातार व्यापार कर रहे हैं, हम दूसरे देशों के साथ व्यापार कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे तट हैं, पश्चिमी तट हैं, पूर्वी तट हैं, इनमें इन शताब्दियों में पूर्व मध्यकाल में विदेशी यात्रियों ने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारी विदेशी शिप्स इन बंदरगाहों पे रहती थी। हमेशा विदेशी व्यापारी आपको इन बंदरगाहों पे दिख जाएंगे। इन बंदरगाहों के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि कुछ राजाओं के संरक्षण में ये बंदरगाह फ्लरिश करते हैं। इनमें चोल राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो सिर्फ व्यापार यूं ही नहीं बढ़ रहा था कि सिर्फ सरप्लस हमारे देश में तैयार हो रहा है, कृषि अधिशेष ज़्यादा है, राजाओं का लगातार संरक्षण भी। तो हम देखेंगे कि चोल राजाओं ने नेवल एक्सपेडिशंस किए साउथ ईस्ट एशिया में, कडारम के श्रीविजय साम्राज्य को पराजित किया, यानी ये इंडोनेशियन मलेशियन पेनिनसुला के राजा को पराजित किया। यहाँ पे जो श्रीविजय साम्राज्य था, और स्टेट ऑफ मलक्का पे कंट्रोल किया, और अपना चाइना से ट्रेड को सुनिश्चित किया, सिक्योर किया, चाइना से जाके कैंटन पोर्ट तक पहुंच के। और यहाँ जब राजेंद्र चोल राजराज चोल के ज़माने में जब श्रीलंका को जीतना शुरू किया और पूरा श्रीलंका जीत लिया, तो इनके पास गल्फ ऑफ मन्नार पे कंट्रोल हो गया। जी मन्नार है, ये सेंट्री पॉइंट था या एंट्री पॉइंट था ये मैरीटाइम ट्रेड का। तो इस तरह से मैरीटाइम ट्रेड में चोल राजाओं ने योगदान दिया इन नेवल एक्सपेडिशंस के तहत अपने कंट्रोल को स्थापित करने के बाद। हुआ क्या था कि 10वीं शताब्दी तक आते आते चीन में राजनीतिक स्थिरता आ गई, और चीन के राजाओं ने व्यापार की तरफ रुचि दिखाई। इसका फायदा उठाया चोल राजाओं ने, जैसे राजराज चोल, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग प्रथम। इन्होंने व्यापारिक मिशंस भेजे, व्यापारिक दूत मंडल भेजे, और वहां से अपने ट्रेड को सुचारू रूप से चलाया। कुलोतुंग प्रथम ने तो 92 मेंबर्स के डेलीगेशन को भेजा चाइना, और ट्रेड को बढ़ाया। तो आप देख सकते हैं कि इन चोल राजाओं ने इस गल्फ ऑफ मन्नार पे कंट्रोल किया, बे बंगाल पे कब्जा कर लिया, बंगाली खाड़ी पे अपना प्रभुत्व जमाया, और स्टेट ऑफ मलक्का तक पहुंच गया। इस तरह से ये जो दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के चीन तक पूरे व्यापार को अपने सिक्योर किया और बड़े पैमाने पे व्यापार किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ ये जानना कि कौन सी कमोडिटीज थी, कौन से सामान थे जो दुनिया के व्यापार को चला रहे थे, दुनिया के बाजारों में भारत से चाहिए थे। तो भारत से जो एक्सपोर्ट होने वाले आइटम हैं
उसमें आप देखेंगे उनको हम तीन तरीके से देख सकते हैं। एक तो मसाले, औषधियाँ और खाद्य पदार्थ हैं, एक कैटेगरी। दूसरे हम देख सकते हैं जो उद्योगों के लिए कुछ कच्चे माल हैं जो ज़रूरत होते थे उन्हें, और कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं जो बनी हुई निर्मित वस्तुएं हैं वो वहाँ पे चाहिए होती थी। तो मसालों में जो सबसे बड़ी क्वांटिटी थी जो विदेशी मार्केट्स को चाहिए थी वो ये काली मिर्च थी। पहले तो काली मिर्च के साथ साथ आप देखेंगे दालचीनी, लौंग और अदरक थी। अच्छा, भारत की काली मिर्च जो है यहाँ की, वो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी पूरे के पूरे एशिया में और यूरोप में। तो भारत से काली मिर्च जा रही है जो ब्लैक गोल्ड भी है कहीं समझी जा रही है। कोयलों से ये काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च तैयार हो रही है और अन्य देशों को जा रही है। दालचीनी और जो है लौंग, वो यहाँ पे बहुत अच्छी किस्म की इंडिया में नहीं हो रही है। ये दालचीनी जो है श्रीलंका की बहुत फेमस है, आप देखेंगे, और श्रीलंका की दालचीनी बहुत फेमस है। भारतीय व्यापारी वहाँ से खरीद रहे हैं और इसको बेच रहे हैं दुनिया की मार्केट्स में। ऐसे ही जावा की जो लौंग है वो ज़्यादा डिमांड में है दूसरे दुनिया के मार्केट में। तो भारतीय व्यापारी जावा से लौंग खरीद रहे हैं और उसको दुनिया की मार्केट्स में बेच रहे हैं। तो इस तरह से भारत बहुत कुछ एक्सपोर्ट तो कर रहा है, साथ में जो इंपोर्ट कर रहा है उसमें बहुत बड़ा आइटम एक्सपोर्ट करने के लिए ही है, क्योंकि उन्हें एक्सपोर्ट करना है तो वो खरीद रहा है। अदरक की डिमांड पूरे यूरोप में, एशिया में थी, और इस 10वीं शताब्दी तक आते आते 10वीं 11वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप में अदरक की औषधीय गुणों की खोज हो गई थी। तो यूरोप के मार्केट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड और बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया था अदरक के लिए। तो भारत से बड़े पैमाने पे अदरक का निर्यात होता था यूरोप में, पश्चिमी देशों में, और ख़राब ना हो जाए लंबी दूरी के लिए उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लाल मिट्टी में उसको लेप करके और उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। इस तरह से खाद्य पदार्थ भी हैं जिनमें चावल है, ज्वार है, चीनी है, नारियल है। इस तरह से ये खाद्य पदार्थ भी दूसरे देशों को बेचे जा रहे हैं। इनके साथ साथ औषधियाँ भी हैं जो भारत से अन्य देशों को एक्सपोर्ट की जा रही हैं। इनमें जैसे अंबर है, बबूल है, कैम्फर है यानी कि कपूर, सुहागा, लैख या आप अफीम, ये देखेंगे ये सामग्रियां भी विदेशी मार्केट को चाहिए। इनके साथ जो कच्चा माल फॉरेन की मार्केट्स को चाहिए था भारत से, वो रंग थे। जैसे रंगों में आप देखेंगे सिंदूर, मेहंदी, नील या लाल गोंद की डिमांड थी। भारत से लकड़ियों की भी मांग थी विदेशी मार्केट्स में। तो जैसे चंदन है, सागौन है यानी टीक, इसकी भी डिमांड थी, तो ये भी निर्यात की जाती थी। कुछ लिमिटेड स्तर पे लोहा जैसे धातु भी कुछ निर्यात किए जाते थे। ऐसे निर्मित वस्तुएं थी जैसे कालीन, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल यानी सूती और ऊनी कपड़े, चमड़े के उत्पाद, इत्र और सुगंधित वस्तुएं, ये भारत से दुनिया को जाती थी। अच्छा, ये हम देखते हैं कि इसके साथ साथ आप देखेंगे कि लेन देन में हम उनसे क्या ले रहे हैं, हम विदेशों से क्या हम खरीद रहे हैं, तो आयात क्या किया जा रहा है, वो सामग्रियां क्या हैं। तो उनमें हम देखेंगे कि 10वीं शताब्दी तक आते आते अभिलेखों से मालूम चलता है चोल राजाओं के, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई थी और अच्छे घोड़े की डिमांड थी। तो साउथ इंडिया में भी तुर्की और अरबी घोड़े खरीदे जा रहे हैं व्यापार में। तो भारतीय राजाओं ने बहुत पैसे खर्च किए, खासकर मध्यकाल में, जहाँ पे वो तुर्की और अरबी घोड़े खरीद रहे हैं दूसरे देशों से। फिर कुछ और लग्जरियस आइटम हैं जो खरीदे जा रहे हैं भारत में, जैसे कि वाइन हो गया, परफ्यूम हो गया, इस तरह के जो आइटम हैं वो खरीदे जा रहे हैं। अब हमें समझना होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, एक ट्रेड इम्बैलेंस था। क्या हम जो खरीद रहे हैं उतना ही हम निर्यात भी कर रहे हैं, हमारा क्या जितना इंपोर्ट है उतना ही एक्सपोर्ट है या कम ज़्यादा है। तो इस चीज़ को समझना होगा हमें। आज के विपरीत भारत का जो निर्यात था वो बहुत अधिक था आयात की तुलना में, यानी हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, इंपोर्ट बहुत कम कर रहे थे, क्योंकि हम अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें भारत में ही तैयार कर ले रहे थे या उगा ले रहे थे। तो इंपोर्ट में उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें हम जो इंपोर्ट भी कर रहे थे वो भी एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहे थे।
जैसे आपने देखा लौंग के मामले में, दालचीनी के मामले में, कि दालचीनी हम श्रीलंका से ले रहे हैं, लौंग हम जावा से ले रहे हैं, फिर उसको जाके एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा थी। ऐसे ही जो चाइनीज़ सिल्क है, यार्न है, वो बहुत स्मूथ और शाइनी था, क्योंकि भारत के अभी भी 12वीं शताब्दी तक भारत के कारीगर अभी भी वो वाइल्ड कोकून से ही, वो मलबरी कीड़े से ही वो यार्न धागे बना रहे हैं। पर चाइना में उसको रियरिंग की परंपरा थी तो उसको रियर कर रहे, तो अच्छे जो डिमांड में जो थे विदेशी मार्केट्स में, वो चाइना में तैयार हो रहे थे धागे, तो भारतीय व्यापारी वहाँ से खरीद रहे थे चीन से और उसको तैयार करके बाहर बेच रहे थे। यहाँ पे एक रोचक तथ्य मैं आपको बताऊं कि चीन से इतना सिल्वर बाहर जाने लगा क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता था दूसरे देशों से, तो हम सोने और चांदी के बुलियन लेते थे। तो चोल राजाओं ने भारत में जब व्यापार अधिक हो रहा था तो चीन से सिल्वर बहुत तेजी से भारत आ रहा था। तो चीन के सम्राट को 11वीं शताब्दी तक आते आते प्रतिबंध लगाना पड़ा, कंट्रोल करना पड़ा कि साउथ इंडिया में अब कोई चांदी नहीं जाएगी, हम उनसे साउथ इंडिया से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। तो भारत का व्यापार इतना इम्बैलेंस था कि चाइनीज एम्परर्स को कंट्रोल करना पड़ा कि अब हम अपने चांदी को खर्च नहीं करेंगे। तो ये जो व्यापार हो रहा है, चाहे अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो चाहे समुद्री व्यापार हो, इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं श्रेणियां। कुछ कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस या निगम होते थे, व्यापारिक निगम होते थे, वो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं इस व्यापार को। तो ये प्रारंभिक मध्यकाल में आप देखेंगे विभिन्न व्यवसायों और व्यापारों से जुड़े हुए लोग आपस में अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कुछ व्यापारिक संघ बनाते थे या ऐसी संस्थाओं का निर्माण करते थे जो उनके हितों की रक्षा करें। तो इनको हम व्यापारिक श्रेणियां या गिल्ड्स या हम व्यापारिक निगम कहते हैं। तो हमें जो अभिलेखों में इनका नाम मिलता है कई बार, वो समय मिलता है जिसका शाब्दिक अर्थ है समझौते या अनुबंध के आधार पर गठित संगठन। तो ये जो है इनके व्यापारिक, इनके जो लोग होते थे जो इन संघों में सदस्य होते थे, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते थे और ये आचार संहिता का नियम का इनको पालन करना पड़ता था और इनके कारवां चलते थे। तो ये जो इनके व्यापारियों के कारवां होते थे, इनको सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए इनके अपने मशीनरीज थे, यानी भाड़े के सैनिक हुआ करते थे और अपने इनके नियम कायदे कानून थे। ये टैक्सेस हो गए, सेसेस हो गए, प्राइसेस हो गए जो सामानों के, वो आपस में मिलकर ये तय करते थे या राजा से वार्ता करते थे, मीडिएट करते थे। टोल कितना होगा, ये सारी चीजें, ये करों का निर्धारण करना ये तय करते थे और सामूहिक रूप से मंदिरों को दान भी करते थे। तो इनका जो महत्व है ये संघों का, ये है कि दूर दराज के व्यापार को संगठित करते थे, ये व्यापारिक कारवां की व्यवस्था करते थे, सुरक्षा के लिए इनके पास सैनिक होते थे और इनके लिए इनके पास अपनी पूंजी होती थी। तो ये करों और विशेषाधिकारों के लिए राजाओं से वार्ता करते थे, उसको मीडिएट करते थे और ताकि प्राइसेस को फिक्स करवाते थे। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल था कि उत्पादन का नियम तय करते थे, वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखते थे ये, और जो नए कारीगर थे उनको अप्रेंटिस भी करवाते थे, उन्हें ट्रेनिंग भी करवाते थे। साथ में ये शिल्पकारों के या कलाकारों के आपस के कोई विवाद होते थे तो उन्हें भी सुलझाते थे। तो इस तरह से इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था उस जमाने की व्यापार में। अब हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां हुआ करती थी, जैसे जो बहुत प्रसिद्ध थी, जैसे अयावोल, ये बहुत पावरफुल, बहुत फेमस सुप्रा रीजनल ये व्यापारिक संघ था, ये गिल्ड था, ये अयावोल द 500। ये इनका जो बेस था वो आइहोल कर्नाटक में था, ये वहाँ से निकले और इनका जो व्यापार होता था श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में और भारत के अन्य कोनों में होता था। और ये बहुत निर्भीक, इनको इंस्क्रिप्शंस में बहुत निर्भीक व्यापारी माना गया है कि ये बड़े बड़े जंगलों, पहाड़ों, समुद्रों को पार कर जाते थे और व्यापार के लिए जाते थे। ऐसे ही दूसरा एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध
व्यापारिक संघ है जिसका नाम है, इस श्रेणी का नाम है मणिग्रामम। इसे चोल राजाओं का संरक्षण प्राप्त है, विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग थे और ये अंतर्देशीय, इंग्लैंड और विदेशी व्यापार में शामिल थे। ऐसे ही अंजुमन्नम था, ये इसका एक कॉस्मोपॉलिटन नेचर था। इसमें अरबी, फारसी, यहूदी, ईसाई अनेक देशों के लोग इसमें शामिल थे और व्यापार में हिस्सा ले रहे थे। ऐसे नगरम भी था। अब हम इनको बात करें अगर इनमें, तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करते थे। ये कमर्शियल रेगुलेटर्स भी थे कि क्वालिटीज को चेक कर रहे हैं, प्राइसेस को तय कर रहे हैं। बैंकर्स की तरह भी काम करते थे, किसी सदस्य को लोन चाहिए तो लोन भी देते थे ऋण पे, और टेम्पल को फाइनेंस भी करते थे। ये बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं जहाँ पे मंदिरों में लैंप पैसा दिया इन्होंने कि उसके ब्याज से मंदिर में लैंप जलता रहेगा, दिया जलेगा, तीर्थयात्रियों को खाना मिलेगा, अध्ययन अध्यापन चलता रहेगा। तो ये सारे अभिलेखों से मालूम चलता है कि ये व्यापारिक श्रेणियों की जो आर्थिक दशा थी वो उन्नत हो रही थी और बढ़ती जा रही थी। तो इस तरह से ये व्यापारिक श्रेणियां धन जमा करती थी, ऋण प्रदान करती थी, मंदिरों को वित्तीय सहायता प्रदान करती थी और धार्मिक दान भी का भी प्रबंध करती थी। और ये विश्वसनीय संस्थाएं हुआ करती थी, वित्तीय विश्वसनीय संस्थाएं थी प्रारंभिक मध्यकाल में। तो अब हम निष्कर्ष पे अगर हम ये पहुंचते हैं कि इसे कंक्लूड करें, तो हम ये समझते हैं कि जो प्रारंभिक मध्यकाल है, जो 7वीं से 13वीं शताब्दी का जो कालखंड है, ये कोई अर्थव्यवस्था, इसकी अर्थव्यवस्था इतनी अस्थिर या पतनशील नहीं थी जितना कि पहले के इतिहासकारों ने माना। इसके विपरीत यह काल आर्थिक परिवर्तन, व्यापारिक विस्तार और क्षेत्रीय राज्यों के उदय का काल था, जहाँ पे आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, व्यापार विस्तार हो रहा है और क्षेत्रीय राज्य उदय हो रहे हैं। अंतर क्षेत्रीय व्यापार ने भारत के अनेक अन्य क्षेत्रों को भारत को जोड़ा। वहीं समुद्री व्यापार ने हिंद महासागर में भारत को एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ जोड़ दिया। तो व्यापारी और हमारे शिल्पकार श्रेणियां बनाकर संगठित व्यापार करते थे, इनकी गुणवत्ता को बराबर रखते थे और बैंकिंग संबंधी कार्य भी करते थे। ऐसे ही मंदिर, बंदरगाह, बाजार, नगर और व्यापारिक संगठन मिलकर एक सुदृढ़ आर्थिक संगठन तंत्र तैयार करते थे, जहां शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कि ये सारे मिल करके इस भारत की आर्थिक उन्नति कर रहे थे लगातार। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।